निसंतानता को लेकर के आज लगभग हर घर में परेशानियां हैं। हर कोई चिंतित है कि संतान कैसे हो, संतान नहीं हो रही है। इस व्यापक मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं डॉक्टर गिरिराज स्वर्णकार जी, जो निसंतान रोग विशेषज्ञ हैं और हर 20 तारीख को हिंडौन सिटी के सिंह हॉस्पिटल में भी आकर के मरीजों का उपचार करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत आभार। मैं आपके सभी दर्शकों को और आपकी टीम को नमस्कार करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके दर्शकों से रूबरू हो सकूँ और अपनी जानकारियाँ उनके साथ साझा कर सकूँ। सर, सबसे पहला एक ही सवाल है हमारा कि आखिर ये निसंतानता होती क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निसंतानता की जो WHO ने डेफिनेशन दी है कि कोई भी दंपति जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और 1 वर्ष का समय उन लोगों ने लिया है, तो हम लोग, और अगर वो कंसीव नहीं कर पाए हैं तो उसे हम डिफाइन करेंगे कि ये निसंतान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक ही डेफिनेशन हर मरीज के लिए बिल्कुल फिट होगी। ये डेफिनेशन जो है या उस मरीज को कब ट्रीटमेंट लेना है, इसकी सलाह हमें मरीज की स्थिति को भांप कर ही देना पड़ेगा। कारण हो सकता है दूसरा कि पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, कोई पेशेंट 35 साल का है और उसकी शादी लेट हुई है, तो उस कपल को हम लोग नहीं कहेंगे कि आप 1 साल का वेट करो बिफोर हम लोग उनको इवैल्यूएशन करें, हम उनकी जांचें करें कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। रीज़न मीन हो सकता है कि वो मरीज कम अंडाणु लेके चल रहा हो और उसके अंडे शीघ्र खत्म होने की स्थिति में हो, तो हो सकता है उसे बेहतर ट्रीटमेंट जल्दी मिलने से प्रेगनेंसी मिलने की संभावना बेहतर रही। लेकिन फिर भी यूनिवर्सल जो डेफिनेशन है, किसी भी कपल को ट्रीटमेंट लेने से पहले 1 साल का वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 साल में लगभग 90% लोग कंसीव कर जाते हैं। जी सर, एक दूसरा सवाल ये भी है कि इसके आखिर क्या कारण है और क्या सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि निसंतान जैसा एक बड़ा रोग नहीं हो। देखो, मोटे तौर पर अगर हम कारणों की बात करें तो जब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी होने के लिए, तब प्रेगनेंसी होने के लिए हमें कुछ फीमेल के शरीर में कुछ चीज़ें हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं, जो कि मदद करेंगे बेबी को प्रोड्यूस करने में, और सेम मेल का स्पर्म। तो फीमेल की बॉडी में जब हम उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं तो ईश्वर ने हमें 2 अंडाशय दिए हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब और 1 यूट्रस यानी कि बच्चेदानी दी है। हर महीने दोनों में से किसी एक अंडाशय से एक अंडा रिलीज होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाता है। हस्बैंड के साथ सहवास के समय जब भी जो वीर्य शरीर में आया है उसमें से स्पर्म उस अंडाशय के साथ मिक्स होगा और दोनों मिलकर एक भ्रूण बनाएंगे। वो भ्रूण फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ग्रो करेगा इनिशियली 5 दिन के लिए, और उसके बाद वो यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट होगा। ये तरीका है कि नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे ठहरती है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि ओव्यूलेशन समय से हो, अंडा हेल्दी हो, ट्यूब हेल्दी हो और स्पर्म की हेल्थ अच्छी हो, साथ में बच्चेदानी की जो परत है, झिल्ली है, जहाँ पर आकर बच्चे को चिपकना है, वो जगह स्वस्थ हो। अभी अगर इनमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो चीज़ उसको, कपल को प्रॉब्लम देगी कि वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। आजकल हम देखते हैं कि PCOS इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस इतना होता है, उसकी वजह से अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। या फिर ऐसा भी देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के अंदर लड़कियों के अंदर माहवारी खत्म होने की स्थिति में आ रही है, उनका समय से पहले उनका मीनोपॉज आ जा रहा है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर मुख्यतया ट्यूबल फैक्टर TB की वजह से होता है कि TB की बीमारी बहुत है, लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें जेनेटल TB हुआ और उसकी वजह से ट्यूब्स खराब हो गई। शादी के बाद जब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो पता चला कि ट्यूब ब्लॉक हो गई। पहले की कोई सर्जरी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, ये कारण हो सकते हैं। बच्चेदानी के अंदर गांठ है, झिल्ली है, बच्चेदानी का TB है, या बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन रहा है, जो कि कारण हो सकता है फीमेल साइड से। सेम मेल फैक्टर भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि निसंतान है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो केवल फीमेल पार्टनर ही रेस्पॉन्सिबल है। हमें मेल पार्टनर को भी उसी समय इवेल्युएट करना चाहिए। मेल्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा समस्या है कि शुक्राणुओं की कमी है, गति अच्छी नहीं है, शुक्राणुओं की बनावट अच्छी नहीं है। बनावट बेसिकली शुक्राणु के DNA को डिफाइन करता है, और अगर DNA अच्छा नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आने की संभावना कम होगी, या फिर अगर प्रेगनेंसी आ भी गई तो उसके अंदर मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो ये मुख्य कारण है। अभी हम ये समझें कि ये चीज़ें बढ़ क्यों रही है, इतना ज़्यादा समस्या क्यों है। आजकल सब देख रहे हैं कैरियर ओरिएंटेड हैं, लेट मैरिजेस का ट्रेंड है कि अब शादी 30 के बाद ही करनी है, बच्चे 35 के बाद ही करने हैं।
जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है कि इतना रेडिएशन का एक्सपोजर है, सब चीज़ें एडल्ट्रेशन है, सब चीज़ें मिलावटी हैं, पेस्टिसाइड्स का इतना यूज़ है, ये सब चीज़ें हमारी युग्मक और जो गैमेट्स हैं उनकी क्वालिटी को ख़राब कर रही हैं। समय पूर्व जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के अंदर मीनोपॉज आ रहा है, पुरुषों के अंदर शुक्राणुओं की कमी, गति की कमी, बनावट खराब, वो सब चीज़ें इसी वजह से बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ हम एक फैक्टर, एक कारण हम इस चीज़ के लिए नहीं गिना सकते। ये मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है जिसके अंदर बहुत सारे कारण काम कर रहे हैं। पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या देखी गई है, कारण उसके नहीं पता है, रिसर्च चल रही है उन चीज़ों पे, लेकिन ये इस तरह से है। सर अक्सर देखा जाता है कि निसंतानता का एक बड़ा रोग है, लेकिन इसको आम लोग समझ नहीं पाते हैं और देसी इलाज और पता नहीं जोशी या ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जहाँ उन्हें बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आपके अनुसार? कि सबसे पहले यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई संतान पैदा नहीं हो रही है, तो सबसे पहले क्या करें इधर जाने के बजाय? देखिए, इनफर्टिलिटी के जितने भी मैंने कारण गिनाए और इनफर्टिलिटी के जो भी ट्रीटमेंट है, उनमें एक सबसे मुख्य फैक्टर जो भी किसी भी पेशेंट की सफलता को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, वो है पेशेंट की एज। जितनी कम एज होगी उतने बेहतर किसी भी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स होंगे, क्योंकि जैसे पेशेंट यंग है तो गैमेट्स की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, वो चाहे नेचुरली ट्राई करें या वो आर्टिफिशियल टेक्निक्स का यूज़ करें जिसमें उनको बच्चा बनाने में मदद मिले, उन सभी ट्रीटमेंट के रिजल्ट यंग एज में बेटर होते हैं। पेशेंट अपना समय बहुत ख़राब करता है कि वो अभी ज्योतिषी के पास है, वो देवता के वहाँ गया हुआ है, उसने ये बाबा जी ने उसको ये बोला है, या छोटी जगह पर वो केवल कोर्स पे कोर्स लिए जा रहा है बिना कारण को समझे। कारण समझ के इलाज करना बहुत बेहतर होता है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 1 साल 2 साल हो चुके हैं, यंग एज है, तो आपको विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए ताकि कम से कम हमें उन कारणों का पता चले और हम समझ सकें उन चीज़ों को कि हमारा ट्रीटमेंट होगा कैसे। टाइम ही मनी है, टाइम ही की है कि आप जितना जल्दी उन चीज़ों को समझ पाएंगे, जितना जल्दी जान पाएंगे, उतना बेहतर आपका इलाज होगा। कभी भी ऐसा लग रहा है, सलाह लेने में आपका कुछ नहीं जाता है, सलाह लेके आप एटलीस्ट उस चीज़ के बारे में प्लान कर पाओगे कि मुझे ये चीज़ करनी कैसे है। लेकिन समय निकलने के बाद फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता और फिर हमें डोनर गैमेट्स की, डोनर एग, डोनर स्पर्म की सलाह दी जाती है कि जब हमारे एग्स बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी के हो गए हैं, हमारे स्पर्म बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं ये कहूँगा कि समय से अगर आपको सलाह मिलेगी तो आप एक बेहतर आउटकम उस चीज़ में ले पाएंगे। सर ट्रीटमेंट क्या है देखा जाए इसमें? ट्रीटमेंट बिल्कुल सर इसमें निर्धारित होगा कि पेशेंट के फैक्टर्स के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि एक जूता सबको फिट नहीं आता, हमें समझना पड़ेगा ये चीज़ कि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। वो उसके कारणों पर डिपेंड करेगा कि किस वजह से पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर पेशेंट के एग्स की क्वालिटी ख़राब है, उसकी दिनचर्या सुधार के, उसको कुछ मेडिसिन दे के उसको हम एग और स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। पेशेंट की अगर ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो सर्जरी करके उनको कोशिश की जा सकती है कि वो ट्यूब्स खोली जाए और उस पेशेंट को कंसीव करने में मदद मिले। ट्यूब ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, पहले नसबंदी हो गई है, बच्चा ख़त्म हो गया है, तो ऐसे मरीजों के लिए टेस्ट ट्यूब एक बहुत वैलिड ऑप्शन है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके अंदर मिलते हैं। यूट्रस की झिल्ली ख़राब है, उन पेशेंट्स को भी सर्जरी करके, टीबी की वजह से झिल्ली चिपक गई है, उस झिल्ली के अंदर पीआरपी डाल के, आजकल एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि पीआरपी डालो, स्टेम सेल्स डालो, जिससे वो झिल्ली की थिकनेस बढ़ती है और उसका ब्लड फ्लो बहुत इंप्रूव होता है। ऐसे पेशेंट्स को रिजल्ट मिलने की उम्मीद बेहतर हो जाती है। सर और निसंतान दंपत्ति जो रोगी होते हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या सलाह है? मेरी ओर से यही सलाह है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल, किसी भी ट्रीटमेंट में सबसे पहले एडवाइस दी जाती है कि आप अच्छी लाइफस्टाइल रखो, अपना जो खाना पीना है, जो डाइट है अपनी, वो बैलेंस्ड रखें, एक न्यूट्रिशियस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये चीज़ आपको ज़रूर मदद करेगी। कोई दवा आपके लिए लगे या ना लगे, लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर हर चीज़ में मदद करने वाली है। तो मेरी एक सलाह यही है कि जो टेक होम पॉइंट है मेरी इस डिस्कशन का, वो यही है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना पीना खाएं, स्ट्रेस थोड़ा कम लें और अपनी नींद भरपूर लें। वो चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी आपको कंसीव करने में। निसंतानता के जो मरीज हैं सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं, कहाँ संपर्क हो सकता है? हर माह की 20 तारीख को मैं हिंडौन सिटी के अंदर एक निःशुल्क फर्टिलिटी कैंप ऑर्गेनाइज करता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ सलाह देता हूँ मरीजों को कि आप किस तरह से आपकी फर्टिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप लोग मुझे आके मिल सकते हैं। जयपुर में मैं पूरा महीना
कंसल्टेशन मेरे रहते हैं। मेरा सेंटर है किंडल वूम्ब IVF, नारायण सिंह सर्किल के पास। आप लोग मुझे वहाँ कर मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।